हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में ऊष्मागतिकी का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी की शून्य कोटि का नियम यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन उससे पहले हमको ये तापीय साम्य का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी ये शून्यांकी नियम समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम यानी तापीय साम्य क्या होता है। तो तापीय साम्य का अर्थ आपको समझना है, जबकि ये तापीय साम्य की परिभाषा हम लोग इसके पहले वाले लेसन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और वहां पर हमने पढ़ा था कि जब दो वस्तुएं या दो निकाय अलग अलग ताप की है और दोनों को संपर्क में रखा जाए तो ऊंचे ताप की वस्तु से नीचे ताप की ऊष्मा तब तक बहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप बराबर नहीं हो जाते हैं। और जब हो जाते हैं तो यह अवस्था तापीय साम्य की अवस्था कहलाती है। तो ये तो परिभाषा है ही, लेकिन अगर मान लो कोई निकाय, ये तो हो गया जब दो निकाय पास पास रखे हों तब की बात है। ये दो निकाय हो, कहा जाए ये तापीय साम्य में है कि नहीं है, तब तो एक जनरल परिभाषा आप बता देंगे। लेकिन एक्चुअल मतलब आपको समझो कि तापीय साम्य का क्या अर्थ होता है। तापीय साम्य का मतलब होता है कि जब किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था से मतलब यहाँ पर यह है उसके जो गुण हैं, दाब, ताप, आयतन, द्रव्यमान, मोल्स, ये समय के साथ चेंज ना हो, यानी समय बदले लेकिन ये कांस्टेंट रहे, ना उसका ताप बदले, ना दाब बदले, ना आयतन बदले, ना द्रव्यमान बदले, ना उसके मोल्स बदले, तो उस हम ऊष्मागतिक निकाय को कहते हैं कि ये तापीय साम्य में है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लो कोई ऊष्मागतिक निकाय, मान लो तो ऊष्मागतिक निकाय जब बताया था हमने, किसी बर्तन में भरी हुई गैस, ये ऊष्मागतिक निकाय है। परिभाषा ऊष्मागतिक निकाय की पहले पढ़ चुके हैं। ऊष्मागतिक निकाय की परिभाषा हमने क्या पढ़ी है कि अणुओं या परमाणुओं का ऐसा समूह जिसकी एक निश्चित परिसीमा हो और उसकी अवस्था को दाब, आयतन, ताप, द्रव्यमान, मोल्स के पदों में व्यक्त किया जा सके, उसको हम लोग कहते हैं ऊष्मागतिक निकाय। तो इसका मतलब ऊष्मागतिक क्या हो गया, अणु परमाणु समूह हो गया। तो उसको हम मान लेते हैं कि बर्तन में बंद है और उस बर्तन में बंद होने के साथ साथ में अगर उसकी जो दीवारें हैं, जो परिसीमा है, वो एकदम कैसी हो, रुद्धोष्म हो, यानी अचालक दीवार हो कह सकते हैं। ये जो दीवार है इसकी एकदम कैसी होनी चाहिए, अचालक होने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिससे ऊष्मा ना अंदर से बाहर जाए और ना बाहर से अंदर आए, यानी दीवार ये कैसी हो, एकदम अचालक दीवार होनी चाहिए। अचालक, जब हम लोग अब साइंस की भाषा में तो क्या कहते हैं, अचालक को रुद्धोष्म, ये दीवार होनी चाहिए। रुद्धोष्म या अचालक दीवार होनी चाहिए उसको कह सकते हैं। और इसके अंदर अगर कोई ये गैस भरी है जिसके अंग ये दिख रहे हैं, अंग परमाणु जो, अब इसमें इस गैस का मान लेते हैं दाब P है, आयतन V है, ताप T है, द्रव्यमान M है, मोल्स N है, और ये समय के साथ चेंज ना हो, तब इस ऊष्मागतिक निकाय को हम लोग कहते हैं कि ये तापीय साम्य में है। जो मैंने बात लिखी जाए उसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या मतलब हुआ, जब किसी ऊष्मागतिक निकाय का दाब, ताप, आयतन, द्रव्यमान, मोल्स समय के साथ अपरिवर्तित रहता है तो वह निकाय तापीय साम्य में कहलाता है। तो क्या मतलब अकेला भी कोई निकाय तापीय साम्य हो सकता है, तो आंसर आएगा एस। अकेला निकाय तापीय साम्य हो सकता है बशर्ते कि उसकी जो दीवारें हैं वो रुद्धोष्म होनी चाहिए, यानी जो भी उसका दाब, ताप, आयतन, द्रव्यमान, मोल्स हैं वो सब कांस्टेंट रहें, ये कभी चेंज ना हो, यानी अनंत काल तक कांस्टेंट रहें, ये कह सकते हैं आप। उसका जो अवस्था है गैस की, उसकी अवस्था अनंत काल तक नियत रहे। अवस्था से मतलब है द्रव्यमान, ताप, दाब, आयतन, मोल्स, ये सब कुछ, वो अगर चेंज ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो तापीय साम्य में है। अब बात आती है, क्या दो अलग अलग ताप के ऊष्मागतिक निकाय भी तापीय साम्य हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। जरा समझते हैं जरा। जैसे अगर मान लेते हैं कि दो ऊष्मागतिक निकाय हैं, दो ऊष्मागतिक निकाय हमने बनाई है, उसकी जो बाहर की जो दीवारें हैं वो तो अचालक पदार्थ की हैं,
यानी उसकी कह सकते हैं जो दीवारें कैसी हैं, अचालक हैं, रुद्धोष्म दीवारें हैं। परिसीमा इसकी कैसी है, रुद्धोष्म है। यानी कह सकते हैं ये बात तो यही वाली सही है जो हमने यहाँ पर लिखी है, ये दो। और यहाँ पर दो हमने पार्ट कर लिए इसके, और ये जो दीवार है ये भी कैसी है, रुद्धोष्म है। ये एक यहाँ पर निकाय हो गया हमारा, और एक यहाँ पर भी निकाय हो गया। दो निकाय हमने रखे, दोनों के बीच की जो दीवार है, ये जो बीच की जो दीवार है, बीच वाले, आसपास वाले तो रुद्धोष्म है ही, बीच वाली दीवार भी अगर रुद्धोष्म है तो कह सकते हैं, मान लेते हैं इसका दाब है P1, ताप T1, आयतन V1, द्रव्यमान M1, मोल्स N1, ये मान लेते हैं। और अगर ये वाला जो ऊष्मागतिकी का है उसका दाब है P2, ताप है T2, आयतन है V2, द्रव्यमान है M2, मोल्स है M2, ये अगर मान लें तो चूंकि देखो इसमें ना ऊष्मा अंदर से बाहर आ सकती, ना बाहर से अंदर जा सकती, ना आपस में भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसका भी ताप, दाब, आयतन, द्रव्यमान, मोल्स समय के साथ कांस्टेंट, इसका भी दाब, ताप, आयतन, मोल्स, द्रव्यमान समय के साथ कांस्टेंट है। यानी ये दोनों निकाय तापी साम्य हैं, लेकिन कि ताप बराबर नहीं है। ध्यान रखना इसमें ताप बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला कि दो अलग अलग निकाय भी तापी साम्य हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो दीवारें हैं वो कैसी होनी चाहिए, एकदम रुद्धोष्म होनी चाहिए। और समझ में आ रहा, मतलब ऊष्मा का दाब उदाब बिल्कुल ना हो, तब ये अलग अलग ये तापी साम्य हो गई। इसका लगा सकते हैं ये वाला जो हमारा ऊष्मागतिक निकाय, इसको मान लेते हैं ए है, और ये ऊष्मागतिक मान लेते बी है। ए व बी दोनों अलग अलग तापी साम्य में है। ये बात क्लियर हो गई। मतलब एक अकेला तापी साम्य में तो हो सकता है, बशर्ते कि उसकी जो अवस्थाएं हैं वो चेंज ना हो। दो अलग अलग निकाय बताइए इसमें तापी साम्य में है कि नहीं है, तो क्या कहेंगे हम लोग, दो निकाय तापी साम्य में हो सकते हैं। ये दो, ये भी तापी साम्य में, ये भी तापी साम्य में है, लेकिन क्यों तापी साम्य में है, शर्त है उसमें कि इसकी जो बीच की जो दीवार है वो रुद्धोष्म होनी चाहिए। ठीक है ना। अब ये बात तो समझ में आई कि दो अलग अलग निकाय भी तापी साम्य में हो सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर दो निकाय अगर तापी साम्य में सेम ताप पर भी क्या हो सकते हैं क्या, तो दोनों सेम ताप पर हो सकते हैं। कैसे, उसको जरा समझते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा पहले। उसके बाद अगर हम ये जो दीवार है इसकी, अगर दीवार अगर है उसको अगर हम बना देते हैं चालक, इसकी दीवार कैसी बनाते हैं हम, ये दीवार है वो कैसी हो जाए, चालक पदार्थ की हो जाए। चालक अगर दीवार हो जाए बीच की, अगल बगल की नहीं, बीच की दीवार अगर कैसी हो जाए, चालक हो जाए, तब क्या होगा, जिसका ताप ज्यादा होगा उससे ऊष्मा निकल करके दूसरे में जाएगी। मान लेते ए वाले ऊष्मा निकाय का ताप ज्यादा है, इसका कम है, तो क्या होगा, ए से ऊष्मा निकल करके बी में तब तक जाएगी जब तक कि दोनों के ताप बराबर नहीं हो जाते हैं। तो जब ताप बराबर हो जाएंगे तो बराबर होने वाला कोई ताप ही चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं केवल ताप चेंज हो गया बस तापी साम्य। जब ताप चेंज हो रहा होगा तो उसका दाब, आयतन, ये सब कुछ चेंज होगा, द्रव्यमान भी चेंज हो जाएगा, उसके मोल्स भी चेंज हो जाएंगे। तो ताप जब बराबर होने की स्थिति पहुंचेगी तो क्या होगा, जब एकदम बराबर हो जाएंगे, पहले भाई इसका ताप ज्यादा है, इसका ताप कम है, इससे ऊष्मा निकलेगी, इसमें जाएगी, तब तक जाएगी जबकि दोनों वस्तुओं के ताप बराबर नहीं हो जाते हैं। जब ताप बराबर हो जाएंगे तो फिर जो भी अवस्था आ जाएगी, जो भी उसका दाब होगा, जो भी ताप होगा, जो भी आयतन होगा, जो भी द्रव्यमान होगा, जो भी मोल्स होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, समय के साथ कांस्टेंट, क्योंकि बाहर से कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो तब ये कहा जाएगा कि दोनों अब
आपस में तापी साम्य। पहले क्या थे, बीच में दीवार हो चुकी थी तो दोनों अलग अलग तापी साम्य थे, लेकिन जब बीच की दीवार जब चालक बना देंगे तो दोनों जो ऊष्मागतिक निकाय है वो आपस में तापी साम्य होंगे। तो कह सकते हैं ए व बी दोनों अलग अलग नहीं, दोनों ऊष्मागतिक निकाय, दोनों ऊष्मागतिक निकाय तापी साम्य में, तब ये कहेंगे यानी आपस में तापी साम्य में है, ये कह सकते हैं दोनों ऊष्मागतिक आपस में तापी साम्य। आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ए व बी दोनों आपस में तापी साम्य में है। अब अगर देखो जरा यहां हमने क्या बात लिखी, जरा इसको समझो। हमने क्या लिखा है, दो ऊष्मा निकायों के बीच तापी साम्य। कब आएगा तापी साम्य, लिखा हमने यदि दो ऊष्मा निकायों के बीच की दीवार चालक हो जाए तो दोनों निकायों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक कि दोनों के ताप बराबर नहीं हो जाते, तब कहा जाता है कि दोनों निकाय तापी साम्य में है। और तापी साम्य में है इसका मतलब क्या है, दोनों के ताप बराबर है। जब दो उसमें आपस में तापी साम्य होती हैं तो क्या होते हैं, उनके दोनों आपस में ताप बराबर होते हैं। दाब आयतन ये बराबर नहीं होते लेकिन ताप बराबर होते हैं। अर्थात जब दो निकाय तापी साम्य है तो उनके ताप आपस में बराबर होंगे। अर्थात क्या होगा, TA का ताप वो TB के बराबर। तो दो तापी साम्य, दो निकाय तापी साम्य होने का अर्थ क्या है, उनके जो ताप है वो आपस में बराबर होंगे। यहां से जन्म होता है ऊष्मागतिकी के शून्य कोट के नियम का, कि अगर दो निकाय आपस में अगर तापी साम्य है तो इसका मतलब उनके ताप क्या है, बराबर है। तो यहीं से हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के शून्यांक नियम की, यानी शून्य कोट के नियम की। तो अगली रीडिंग डालेंगे, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला हम लोग नियम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। चलिए आइए समझते हैं हम लोग ऊष्मागतिकी का शून्य कोट का नियम। नियम क्या कहता है, इसको समझने के लिए पहले आपको तापी साम्य की एकदम स्पष्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तापी साम्य के बारे में अभी बताया हमने। तापी साम्य होने की दो अवस्थाएं हैं, या तो उसका ताप, दाब, आयतन, द्रव्यमान, मोल सब कांस्टेंट रहे समय के साथ, तो हम कहेंगे वो ऊष्मागतिक निकाय तापी साम्य है। अगर दो निकाय हैं, अगर वो दोनों के ताप आपस में बराबर हैं तो भी हम कहेंगे कि ये दोनों निकाय आपस में तापी साम्य में होंगे। तो दोनों कंडीशन है, या तो उसकी अवस्था में कोई चेंज ना हो, यानी अनंत काल तक अवस्था नियत रहे तो हम तापी साम्य में कहेंगे, और या तो फिर दो अगर निकाय हैं और उनके ताप अगर आपस में बराबर हैं तो वो भी तापी साम्य में होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जरा बात करेंगे दो निकाय की। पहले देखते हैं कौन कौन से तापी साम्य है, फिर तीसरे निकाय की बात हम लोग करेंगे। तो अच्छे के माध्यम जरा समझते हैं। पहले जैसे हम ये कहते हैं कि इस तरीके से हमने दो निकाय यहां पर बनाए। पहले इसकी जो दीवारें हैं दोनों की वो कैसी हैं, रुद्धोष्म है। दीवारें कैसी हैं, एकदम रुद्धोष्म, यानी अचालक पदार्थ की बनी है कि ऊष्मा बिल्कुल अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जा सकती इन दीवारों से। ये दीवार कैसी हमारी है, अचालक। बीच की भी अचालक ठीक है ना, जो हमें इस साइड दिख रहा है पूरा सब अचालक दीवार है। चालक या इसको हमने कहा था, इसको फिजिक्स में हम लोग क्या कहते हैं, रुद्धोष्म दीवार। और ये हमारा A निकाय हो गया, ये B हो गया। ये सब गैस भरी मान लेते हैं, A में गैस भरी है, B में भी गैस भरी है। और इसके ऊपर हम ये चालक दीवार रखेंगे यहाँ, यानी इसके ऊपर जो परिसीमा है इसकी कैसी है, चालक। और इसके ऊपर एक तीसरा हम और निकाय रख देते हैं, जिसकी बाहर वाली जो दीवारें हैं वो तो हमारी
अचालक, ये सब जितनी दीवारें हैं बाहर बाहर वाले वो सब कैसी हैं, अचालक। और ये सी हो गया, ये हमारा हो गया तीसरा निकाय। अब जरा देखो, ये ए और बी ये आपस में जो बीच की दीवार ये अचालक है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों जो है अलग अलग ताप पर होंगे। मान लेते हैं इसका ताप है TA, इसका ताप है T, ठीक है ना। अब और इसका ताप है TC मान लेते हैं। तो बताइए, अच्छा ये इधर से इधर तो ऊष्मा का आदान प्रदान तो नहीं होगा TA और मतलब A और B के बीच में, लेकिन A और C के बीच में ऊष्मा ना हो सकता है, जो बीच में कैसी दीवार है, ये चालक दीवार। कैसी है, चालक। चालक दीवार होने के कारण ऊष्मा A से C में जाएगी, तब तक जाएगी जब तक कि A और C के ताप बराबर नहीं हो जाते हैं। और B और C के बीच में भी ये चालक दीवार है, तो इसमें भी ऊष्मा तब तक जाए जब तक दोनों के ताप बराबर नहीं हो जाते हैं। और इसका मतलब ये क्रिया तब तक चलती रहेगी A से C और B से C वाली, या C से A, जरूरी नहीं A से C में जाए, C से A में आ सकती, C से B में आ सकती, कुछ भी हो, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान इन तीनों में A से C में और B से C में होता रहेगा तब तक जब तक कि दोनों के ताप बराबर नहीं हो जाते हैं। तब क्या कहा जाएगा कि A, जब ताप A और C का बराबर हो जाए तब कहा जाए A और C कैसे हैं, तापी साम्य में है, ठीक है ना। और जिसके जब ताप बराबर हो जाएंगे B और C के, तो कहा जाएगा B और C तापी साम्य में है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय बाद जब ये दोनों तापी साम्य में हो जाएंगे अलग अलग, तो इसका मतलब A का ताप B के ताप के बराबर भी होगा। ये शून्य कोटि का नियम कहता है। नियम क्या कहता है कि यदि दो निकाय A व B अलग अलग किसी तीसरे निकाय C के साथ तापी साम्य में है, तो A व B भी आपस में तापी साम्य में होंगे। इसका क्या अर्थ हुआ, मतलब इसका समझो, यदि दो निकाय A व B किसी तीसरे निकाय C के साथ अलग अलग तापी साम्य में है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि TA का जो मान है वो किसके बराबर है, TC के, और TB का जो मान है वो भी TC के बराबर है। तभी तो कहेंगे कि A C के साथ तापी साम्य, B C के साथ तापी साम्य में है। तो जाहिर सी बात है कि TA का जो मान है वो किसके बराबर होगा, TB के। और T और B अगर आपस में टेम्परेचर अगर बराबर हो जाएंगे A और B के, तो A और B भी कहा जाएगा कि वो भी आपस में तापी साम्य में होंगे। जबकि बीच की दीवार कैसी है, ऊर्ध्वोष्म। जबकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर बीच की दीवार अगर ऊर्ध्वोष्म होती है तो वो अलग अलग तापी साम्य में हो सकते हैं, लेकिन आपस में नहीं होती। आपस में होने के साथ है कि तीसरे के साथ अगर वो तापी साम्य में है तो वो आपस में तापी साम्य में होंगे। तो ये चीज आप मैथमेटिकल टर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं उसको, यदि अर्थात यदि TA बराबर TC हो और TB बराबर TC हो, तो TA बराबर TB के हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, और स्टेटमेंट बहुत आसान है। फिर एक बार हम लोग पढ़ते हैं, यदि दो निकाय A व B किसी तीसरे निकाय C के साथ अलग अलग तापी साम्य में है, तो निकाय A व B भी आपस में तापी साम्य में होंगे। अर्थात जब A और C तापी साम्य में है, B और C तापी साम्य में है, इसका मतलब क्या है कि दोनों के ताप आपस में बराबर है। TA का मान TC के बराबर, TB का मान TC के बराबर। और इसका मतलब है कि जब दोनों के लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब TA बराबर TB हो जाएगा, यानी A और B भी तापी साम्य में हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के ताप बराबर हो गए हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई जैसे अगर ये कहा जाए कि राम और घनश्याम और श्यामल तीन दोस्त हैं, एक राम है एक श्याम, इनमें आपस में कोई परिचय नहीं है पहले, लेकिन इनकी दोनों की जो मित्रता है वो घनश्याम से है। राम भी घनश्याम को जानता है, श्याम घनश्याम जानता है। जाहिर सी बात है कि कुछ दिन बाद ये राम श्याम भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोस्त हो जाएंगे। ये दोस्त
राम घनश्याम का दोस्त है, श्याम भी घनश्याम का दोस्त है, लेकिन ये नहीं है दोस्त, लेकिन कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद ये भी दोस्त बन जाएंगे। ये आप समझ का मतलब क्या हुआ कि अगर राम घनश्याम का दोस्त है, श्याम भी घनश्याम का दोस्त है, तो इसका मतलब राम और श्याम भी आपस में दोस्त हो जाएंगे। ये जीवोर्थ नियम, जो शून्य कोटि का जो नियम है जीवोर्थ लाभ थर्मोडायनामिक्स है, उसका अर्थ ये है। तो हम समझते हैं आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। तो आज क्लास में समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।